यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रतिदिन किसी न किसी वीडियो को लेकर आपके समक्ष रूबरू होता हूँ। तो आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, वह है कार्यालय हिंदी, अर्थात कार्यालय में प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी। तो आगामी कुछ दिनों में इस विषय से संबंधित परीक्षा भी होने जा रही है। तो सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो उस परीक्षा में इस विषय से संबंधित ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, उस प्रश्नों पर आधारित मेरा आज का यह वीडियो है। तो मेरे वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो इस परीक्षा में इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, वह हिंदी के भाषा के उद्भव और विकास पर विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि भाषा हमारे विचार विनिमय का साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक आसानी पूर्वक पहुंचा सकता है और दूसरों के विचारों को स्वयं आसानी से ग्रहण कर सकता है। भाषा ही वह साधन है जो इंसान को पशुओं से अलग करता है। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। हम बात कर रहे थे भाषा के उद्भव और विकास पर। तो भाषा का जो उद्भव है वो संस्कृत से माना गया है, अर्थात 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक संस्कृत का बोलबाला रहा। जितना भी साहित्य रचा गया वह संस्कृत भाषा में रचा गया। फिर 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक पाली साहित्य की भाषा रही। 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृतिक भाषा ने साहित्य पर अपना कब्जा किया और फिर 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का बोलबाला रहा, अर्थात अपभ्रंश साहित्य की भाषा रही। अब आती है हिंदी की बारी। तो 1000 ईस्वी से हिंदी का आरंभ माना गया है और हिंदी के उद्भव और विकास को भी 3 कालों में बांटा गया है: आरंभिक काल, मध्य काल और आधुनिक काल। 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक हिंदी का आरंभिक काल माना गया है। 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक मध्यकाल और 1800 ईस्वी से लेकर आज तक आधुनिक काल माना गया है। इन विभिन्न चरणों में जो हिंदी का विकास हुआ, उस विकास को ही आपने इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अगला जो इस परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है वह है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? राजभाषा हिंदी पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है। तो हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी, कैसे बनी, उस समय किन-किन कठिनाइयों का इसे सामना करना पड़ा और हिंदी राजभाषा बनने के बावजूद राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई, विस्तार पूर्वक आप इस प्रश्न के उत्तर में इसे लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वह है, सर्जनात्मक भाषा से क्या कहते हैं? अर्थात साहित्य की जो भाषा होती है उसे हम सर्जनात्मक भाषा के नाम से जानते हैं। यांत्रिक भाषा पर भी संक्षिप्त में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम यांत्रिक भाषा कहते हैं। तो इस विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वह है, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। अर्थात आज भारत के संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेदों में हिंदी विषय पर जो प्रावधान किया गया है, उसे आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। ठीक है? अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वह है, राजभाषा हिंदी के समक्ष कौन-कौन सी कठिनाइयाँ हैं और उन कठिनाइयों का समाधान कैसे किया जा सकता है? ये आप सभी जानते हैं कि राजभाषा हिंदी बन चुकी है और राष्ट्रभाषा बनने के तरफ ये अग्रसर है। तो उसे राष्ट्रभाषा बनने में कौन-कौन सी कठिनाइयों का सामना आज करना पड़ रहा है और उन कठिनाइयों को आप कैसे दूर कर सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये लिखना है। अगला प्रश्न आता है, टिप्पण से क्या अभिप्राय है? इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, टिप्पण हम जो है वो सरकारी कार्यालय में पत्र व्यवहार का एक माध्यम होता है। जब किसी विभाग से किसी दूसरे विभाग में कोई पत्र जाता है, तो उस पत्र के उत्तर में जो राय सुझाव मांगी जाती है, उस राय और सुझाव जो दी जाती है उसे हम टिप्पण कहते हैं। इसकी बहुत सी विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं को भी आपने अंकित करना है कि इसकी भाषा सरल होती है, विषयानुकूल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए,
साफ-सुथरी भाषा में लिखना चाहिए, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये बहुत सी बातें हैं जिसे आपने इसके उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न आता है प्रारूपण। प्रारूपण जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ड्राफ्टिंग का हिंदी पर्याय है, अर्थात ड्राफ्ट अर्थात कच्चा खाका। ये भी पत्र व्यवहार का एक माध्यम है। जब किसी विभाग से किसी दूसरे विभाग को पत्र जाता है, तो उसके उत्तर में जो कच्चा खाका तैयार किया जाता है, उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। तो इसकी भी बहुत सी विशेषताएँ होती है, जैसे टिप्पण की विशेषताएँ थी, तो ड्राफ्टिंग का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को भी आपने इसमें लिखना है। फिर आता है पलवन से क्या अभिप्राय है? पलवन होता है विस्तृत करना, अर्थात किसी एक विषय को विस्तार पूर्वक लिखना। इसी के विपरीत संक्षेपण है, जिसमें जो है वो एक विस्तृत वृत्तांत को संक्षेप में करके लिखना होता है। अर्थात किसी सारे दिन की अगर हमें कोई रिपोर्ट लिखनी है, उस रिपोर्ट को हम कितने संक्षिप्त से संक्षिप्त शब्दों में लिख सकते हैं, उसे हम संक्षेपण कहते हैं। और जो पलवन होता है, इसमें किसी एक किसी टॉपिक को, किसी एक मुद्दे को विस्तार देना होता है, जितना आप लिख सकते हो। ठीक है? लेकिन उस विस्तृत व्याख्यान में इधर-उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, वो विषय से संबंधित ही होनी चाहिए। तो ये 4 मुख्य प्रश्न हैं जिससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे ही जा सकते हैं। वो है प्रारूपण किसे कहते हैं? टिप्पण किसे कहते हैं? पल्लवन से क्या अभिप्राय है? और संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वह है पत्र से क्या अभिप्राय है? अच्छे पत्र के कौन-कौन से गुण होने चाहिए? तो आप सभी जानते हैं कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। और पत्रों के अंदर भी बहुत सी विशेषताएँ होती है, वो भी सरलता होना चाहिए, विषय अनुकूल होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसी बहुत सी विशेषताएँ हैं जिसे हम पत्र के अंदर दे सकते हैं, ठीक है? अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो है पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कैसे होता है? ये जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज होती है, पारिभाषिक जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को आप अवश्य पढ़ कर जाएँ क्योंकि इन शब्दों से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? इसके अर्थ पर प्रकाश डालते हुए कंप्यूटर की विशेषताएँ और इसके महत्व पर भी विस्तारपूर्वक उत्तर दीजिए। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि हम कंप्यूटर जो है वो किसे कहते हैं और आज के युग में कंप्यूटर की जो है कितनी महत्ता है और कंप्यूटर के अंदर कौन-कौन सी विशेषता है, इससे संबंधित प्रश्न भी अवश्य पूछा जा सकता है। और कंप्यूटर के लाभ और हानि के ऊपर भी आपने अवश्य पढ़कर जाना है, ठीक है? इसके अतिरिक्त जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? इसके लाभ बताएँ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारे देश में कोरोना महामारी हुई थी, तो जो सारी जो क्लासेस थी, वो गूगल मीट के माध्यम से होती थी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संभव हो जाती है, जब इंसानों का एक-दूसरे से मिलना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, जो आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बतानी होती है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे अवश्य पूछा जा सकता है। तो टेबलेट क्या है? इसकी कार्यप्रणाली पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इस विषय से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये था हमारा आज का मुख्य वीडियो। इन प्रश्नों को पढ़कर आप अवश्य परीक्षा हॉल में जाएँ, क्योंकि इन प्रश्नों से संबंधित प्रश्न ही आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। धन्यवाद।